नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सोमवार को राज्यसभा में व्यापक चर्चा के बाद ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 हुआ पारित। चर्चा का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि उत्सर्जन कटौती के अपने लक्ष्य को भारत ने समय से पहले ही किया प्राप्त। हर घर नल योजना ने गरीबों और किसानों की बदली तस्वीर। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में बताया कि योजना की शुरुआत के समय देश में 16.72% परिवारों के पास थी ये सुविधा। अब 55.27% परिवार उठा रहे हैं योजना का लाभ। अर्धसैनिक बल अब खादी ग्रामोद्योग आयोग के सरसों तेल का चखेंगे स्वाद। केवीआईसी और असम राइफल्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। असम राइफल्स जल्द ही 458 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले कच्ची घानी सरसों तेल की आपूर्ति का देगी ऑर्डर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर पर। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण कम हुई महंगाई। खुदरा महंगाई दर पिछले साल दिसंबर के बाद से सबसे निचले स्तर पर। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। सोमवार को राज्यसभा ने व्यापक चर्चा के बाद ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उत्सर्जन कटौती के अपने लक्ष्य को भारत ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। प्लेज किया COP21 में पेरिस, कहा कि हमारा जो बिजली उत्पादन की जो क्षमता है उसका 40% हम कर देंगे नॉन फॉसिल से बाय 2030। ये बहुत बड़ा एक कमिटमेंट है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी बहुत है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कर ही नहीं दिया, हम लोगों ने उसे एक्सीड कर दिया और कर दिया 9 साल पहले। हम लोगों ने कहा था कि ये हम अचीव करेंगे 2030 तक, ये हम लोगों ने अचीव कर लिया 2021 नवंबर तक। हमारी आज नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है 1,73,000 मेगावाट, 1,73,000 मेगावाट, जो कि 42% है हमारी फुल एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि हर घर नल योजना की शुरुआत के समय देश में 16.72% परिवारों के पास ही नल के जल से पीने के पानी की सुविधा थी, लेकिन आज ये सुविधा देश के 55.27% परिवारों के पास पहुंच गई है, जिसकी संख्या करीब 10,680,00,000 परिवार है। 15 अगस्त 2019 को 3.23 करोड़ परिवारों के पास में पाइपलाइन के द्वारा पानी था, जो देश का 16.72% था। आज की तारीख में 10.68 करोड़ परिवारों के पास पानी है, जो देश का 55.24% है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए असम राइफल्स के साथ हाथ मिलाते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। केवीआईसी और असम राइफल्स ने सोमवार को इस आशय के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार की उपस्थिति में जितेंद्र कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवीआईसी और बीजू के सैम कमांडेंट असम राइफल्स ने हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के समर्थन में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अर्धसैनिक बलों को दिए निर्देशों के अनुरूप ये पहल की गई है। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने इस कदम का स्वागत किया है। असम राइफल्स जल्द ही लगभग 2.71 करोड़ रुपए मूल्य के 458 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले कच्ची घानी सरसों के तेल की आपूर्ति करने का ऑर्डर देगी। केवीआईसी द्वारा इस ऑर्डर पर तेल की आपूर्ति 2022-23 के दौरान की जाएगी। केवीआईसी द्वारा सरसों के तेल की आपूर्ति उपयुक्त FSSAI मानकों के अनुरूप होगी। सरसों के तेल की गुणवत्ता की जांच
प्राप्तकर्ता के यहाँ डीजी असम राइफल्स द्वारा बनाए गए अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा की जाएगी। मानव उपभोग के लिए मजबूती, संपूर्णता और फिटनेस की दृष्टि से आपूर्ति किए जाने वाले सरसों के तेल के उपयोग की अवधि या शेल्फ लाइफ आपूर्ति की तारीख से लगभग 9 महीने की होगी। असम राइफल्स द्वारा आपूर्ति का ऑर्डर जारी करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर KVIC द्वारा ये आपूर्ति की जाएगी। माल भाड़े के आधार पर भंडार को केवल 5 गंतव्यों शिलोंग, दीमापुर, मंत्रीपुखरी इम्फाल, सिलचर और जोरहाट असम राइफल्स के सभी MGAR स्थानों तक सड़क रेल परिवहन द्वारा भेजा जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि KVIC ने हाल ही में CAPF कैंटीनों को शहद, अचार, खाद्य तेल, अगरबत्ती, पापड़, आंवला कैंडी और सूती तौलिया आदि जैसे उत्पादों की आपूर्ति की है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष नवंबर में 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर आ गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में कमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई है, जो हायर बैल इफ्तेट 4.67% पर रही। खुदरा महंगाई दर पिछले साल दिसंबर के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अक्टूबर में देश की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 3 महीने के निचले स्तर 6.77% रही। नवंबर में ये घटकर 5.88% पर आने के साथ नीतिगत दर में वृद्धि का चक्र समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। इसी संदर्भ में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सभी देशों के दूतावासों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता के लिए साहित्य भेजने के अलावा अन्य तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स वर्ष घोषित किया और इसी को लेकर भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है। इससे भारत के किसानों को कितना फायदा होगा, मोटे अनाजों को कितना बढ़ावा मिलेगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक। सर, किस तरह देखते हैं 2023 मिलेट्स ईयर? जो मिलेट्स है, इसका अगर कोई न्यूट्रिशनल क्वालिटी देखें तो गेहूँ, चावल ये सबसे बेहतर है। आज के दिन में हम जलवायु परिवर्तन का बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए मिलेट से बेहतर फसल और हो नहीं सकता। मिलेट को इसलिए हम क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप बोलते हैं, तो उस संदर्भ में भी मिलेट को बढ़ावा देना चाहिए। और तीसरा जो है कि जो आज न्यूट्रिशन के लिए लोगों के स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, कई सारे बीमारी का शिकार होना पड़ रहा है, इसको अगर ध्यान में रखें तभी जो है कि मिलेट्स का बहुत बड़ा योगदान इसमें हो सकता है। अभी तक मिलेट जो है कि केवल भारत और कुछ गिने चुने देशों में ही जो है कि सीमित था, लेकिन अब धीरे धीरे जो बाकी देश है, खास करके जो उन्नतशील देश जिसको कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, और जो उन्नत देश है पूरे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी पता चल रहा है कि मिलेट का गुण क्या क्या है। तो पूरे साल हम यही कोशिश करेंगे कि पूरे विश्व भर में मिलेट के जो फायदे हैं उसको हम पहुँचाएँ। और उसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कई सारे कदम उठा रहे हैं। पिछले पूरे साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मिलेट के जितने भी वैरायटीज़ हैं उसको भी हम सबके सामने ला रहे हैं, किसानों तक पहुंचा रहे हैं इसको। मिलेट से जो भी जो है कि रेसिपी बन सकता है वो सबका रेसिपी हम इकट्ठे कर रहे हैं। दूर दूर गांव में, खास करके हमारे ट्राइबल एरियाज़ में जिन्होंने मिलेट को जो है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके पास जो जानकारी है, जो नॉलेज है, उसको भी हम वीडियो के माध्यम से देश और विदेशों में इसको पहुंचा रहे हैं। जितने भी एम्बेसीज है पूरे दुनिया में, वो सबको जो है कि हम लिटरेचर दे रहे हैं मिलेट के ऊपर, वीडियो बना करके दे रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके दे रहे हैं। जितने भी रेसिपीज़ है वो कैसे बनाया जा सकता है उसको भी हम दे रहे हैं। और साथ साथ हम प्राइवेट कंपनीज के साथ भी काम कर रहे हैं ताकि एक कमर्शलाइज किया जाए और सब तक पहुंचाया जाए। उसमें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होने से इसकी जो पोषकता के संदर्भ में फॉरेन के जो मेहमान हैं उनकी थाली तक ये पहुंचे, कितना फायदा मिलेगा? दूसरा, रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं कितनी बढ़ेगी? इसमें जो है कि जैसे मैंने बताया कि हम अपना जो लिफलेट है, लिटरेचर है, वीडियोस है, पावर पॉइंट है, सोशल मीडिया है, ये हर एक मीडिया को उपयोग करके हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हर देश, हर शहर तक इसको पहुँचे। और
किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मिलेट जो उगा रहे हैं और कई सदियों से उगा रहे हैं उन लोग, लेकिन उन लोग को आज तक जो है कि इसका दाम सही तरीके से नहीं मिल पाए। अब जब बाज़ार में इसका जो है कि जब भाव बढ़ेगा, बाज़ार में जब इसका डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड के साथ साथ जो है कि उसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। इसका जो है कि जब अलग अलग रेसिपी उभर करके आएगा, अलग अलग जो है कि भोजन इससे बनेगा, तब जो है कि फिर डिमांड बढ़ेगा, तो फिर अल्टीमेटली किसान जो है, हमारे किसान भाई बंधु हैं, उनको जो है कि इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, जिनका माना कि यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को घोषित करने से एक और जहां भारत के मोटे अनाजों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मांग बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर इनके रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावना बढ़ने से भारतीय किसानों को फायदा भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। इंसान को स्वस्थ व सेहतमंद बनाने में खेलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में भारत सरकार के फिट इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाने के साथ कृषि वैज्ञानिकों व कार्मिकों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए ICAR और IARI के कार्मिकों के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक की पहल से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखते हैं उप यादव की ये खास रिपोर्ट। देश के नागरिकों को खेलों के जरिए स्वस्थ व सेहतमंद बनाने के लिए भारत सरकार फिट इंडिया कैंपेन चला रही है। केंद्र सरकार की इस संकल्पना को साकार करने के क्रम में ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक की पहल से राजधानी नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में ICAR और IARI के कार्मिकों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शामिल फुटबॉल व 100 मीटर रेस का शुभारंभ करने आए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने स्वामी जरूरी है, खेल इंसान को स्वस्थ व सेहतमंद बनाने के साथ ही साथ आपसी मतभेद भुलाने का भी जरिया है, इसलिए हर महीने हम इस तरह की खेल प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। विवेकानंद जी कहते थे कि मैं अगर एक बच्चा को देखता हूँ कि घर में बैठ के पढ़ रहा है और एक बच्चा को देखता हूँ मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, तो मुझे फुटबॉल खेलते हुए बच्चे को अच्छा लगता है ज़्यादा, बल्कि जो पढ़ रहा है बैठे बैठे। ये केवल साल में एक दिन नहीं, कम से कम हर महीने में एक आध दिन हमें चुनना चाहिए जहाँ एक मैदान में हम सब एकत्रित हों, थोड़ा सा स्ट्रेस। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा शोध और अनुसंधान में व्यस्त रहने के बीच बेहतर स्वास्थ्य व सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक की तरफ से की गई ये पहल स्वागत योग्य है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक की पहल पर फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया गया है, जो ICAR हेडक्वार्टर और IARI के स्टाफ मेंबर्स के बीच में खेला जा रहा है, और इसके साथ ही साथ 100 मीटर की दौड़ भी ऑर्गेनाइज की गई थी। इससे एक आपसी सौहार्द और स्वास्थ्य दोनों चीज़ों को बढ़ावा मिलता है और बहुत अच्छी पहल है। हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि इसे हम हमेशा एक नियमित अंतराल पर करते रहें। गौरतलब है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक और IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कुछ न कुछ इनोवेटिव आइडियाज पर काम करते रहते हैं, और इसी कड़ी में ये अनूठी शुरुआत की गई है ताकि शिक्षा, शोध और अनुसंधान में व्यस्त वैज्ञानिक व कार्मिक स्ट्रेस फ्री होकर देश हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। भारत सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि फिट इंडिया और स्वस्थ और सेहतमंद भारत का सपना साकार हो सके। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित ICAR और IARI के बीच पूसा प्रांगण में खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन से एक और जहां युवाओं को चुस्त और दुरुस्त बनाने में मदद मिलती है, वहीं आपसी मनभेद और मतभेद बुलाकर एक मंच पर बैठने का प्रयास भी होता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए आप बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को तमिलनाडु की ईरोड और पेरुंदुरई मंडी में हल्दी के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ।
जहां इरोड मंडी में बल्ब और फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं पेरुंदुरई मंडी में नरमी देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में 10 दिसंबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,789 रूपए। 12 दिसंबर को इसके भाव में 40 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,829 रूपए पर। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में बढ़त देखने को मिली। इरोड मंडी में 10 दिसंबर को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 6,539 रूपए। 12 दिसंबर को इसके सौदे 336 रूपए उछलकर 6,875 रूपए पर हुए। बात राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी की करें तो बल्ब और फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 दिसंबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,005 रूपए। 12 दिसंबर को इसके सौदों में 1,946 रूपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 4,059 रूपए पर आ गया। इसी तरह फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में 12 दिसंबर को 1,224 रूपए की नरमी दर्ज की गई और भाव 5,809 रूपए हो गया। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 9 दिसंबर तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 51,85,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई अब तक 255,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 203,91,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। सोमवार को राजकोट और खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं काला पीपल और बेगू मंडी में गेहूं के भाव में नरमी रही, जबकि इलाहाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात हाजिर भाव की करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 10 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,615 रूपए। 12 दिसंबर को इसके भाव में 10 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,625 रूपए पर। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2,180 रूपए। 12 दिसंबर को इसके सौदे 105 रूपए लुढ़क कर 2,075 रूपए पर हुए, जबकि राज्य की ही खातेगांव मंडी में 10 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2,284 रूपए। 12 दिसंबर को इसके सौदे 146 रूपए उछलकर 2,450 रूपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 10 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2,380 रूपए। 12 दिसंबर को इसके सौदों में 20 रूपए की गिरावट आई और भाव 2,360 रूपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा क्वालिटी के गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 12 दिसंबर को गेहूं 2,500 रूपए पर बिका। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश
गुड़ाई कर ली। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 21वीं बरसी पर देश के सपूतों को संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। 13 दिसंबर 2001 को 5 पाकिस्तानी आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, अरुणाचल प्रदेश प्राचीन काल से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है। असम के हेलाकांडी जिले में सोमवार को 2 संगठनों के 1179 ब्रू आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों संगठन ज्यादातर असम मिजोरम सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। नवंबर में रत्न एवं आभूषण निर्यात 1 साल पहले की तुलना में 11.83% बढ़कर 19,855.17 करोड़ रुपए हो गया है। 1 साल पहले नवंबर 2021 में रत्न एवं आभूषण का कुल निर्यात 17,755.28 करोड़ रुपए रहा था। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।